हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने ऐसे 240 के रिवीजन में आगे चलते हैं। अपन ने पिछले रिवीजन में क्या क्या पढ़ लिया था। देखो, सबसे पहले तो अपन ने फ्रॉड का मतलब समझा था, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे एसेस के। हमने ये देखा था कि फ्रॉड कितने तरीके से हो सकता है। कौन कौन से तरीके पढ़े थे। एक तो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ी, एंड दूसरा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स यानी असेट्स की चोरी या उन्हें अपने पर्सनल यूज में लेकर के आना। ये दो तरह के अपन ने फ्रॉड्स पढ़े थे। दोनों का अपन ने मतलब समझा था। एंड फिर अपन ने ये भी पढ़ा था कि फ्रॉड ऐसे तो है नहीं कि मन उठा करके किसी ने भी कर दिया, उसके पीछे कुछ रीजंस होते तभी जा करके कोई एक इंडिविजुअल इस एक फ्रॉड कमिट करता है। तो वो फैक्टर्स, वो रीजंस अपने तीन फैक्टर्स में डिवाइडेड थे। कौन कौन से वो तीन फैक्टर्स है हमारे। इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रेशनलाइजेशन। अब ये तीनों फैक्टर्स हमारे दोनों टाइप के फ्रॉड में हो सकते हैं, यानी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी एंड मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में भी। तो अब इन दोनों ही फ्रॉड में इन तीन फैक्टर्स के बेसिस पे, मतलब इन तीनों फैक्टर्स के बेसिक डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दे रखे हैं कि क्या ये रीजंस के बेसिस फ्रॉड हो सकता है, इन रीजंस के बेसिस पे फ्रॉड हो सकता है तीनों फैक्टर्स में। तो अपन ने अभी तक एग्जांपल्स किसके पढ़ लिए थे। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पढ़ लिए थे, इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रेशनलाइजेशन में। अब अपन किसके एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स के पढ़ने वाले हैं इन तीनों ही फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने रिवीजन को। सो क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्क फैक्टर्स रिलेटिंग टू मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। तो सबसे पहले क्या है, इंसेंटिव प्रेशर, कि भाई एक इंसान जिसके पास एक्सेस है कैश का या असेट्स का, वो उनकी चोरी क्यों करेगा, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। भाई उसे पैसों की जरूरत है, उसके पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट नहीं हो रहे तो उसे पैसों की जरूरत है तो वो चोरी करेगा। सबसे पहला रीजन तो यही हो सकता है। या फिर उसका कंपनी के साथ अच्छे मतलब रिलेशनशिप चल नहीं रहा है, कंपनी ने उसको एक्सपेक्टेशन थी कि भाई उसे 10% का हाइक मिलेगा, लेकिन कंपनी ने उसको दिया नहीं, तो वो अब कंपनी से रूठा बैठा है कि यार मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, 10% हाइक तो मेरा बनता था, स्टिल कंपनी ने मुझे दिया नहीं। तो अब स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हो चुका है कंपनी के साथ। तो ये भी एक रीजन बन सकता है कि यार मुझे सीधी तरीके से पैसा नहीं दे रहे तो ठीक है, मैं उंगली टेढ़ी करके पैसा ले लूंगा। तो इस केस में भी चोरी हो सकती है। चलिए पढ़ते क्या लिखा है। Personal financial obligation on management or employees with access to cash or other assets. वही personal financial obligation हो गया। Adverse relationship between entity and employees with access to cash or other assets. आपका adverse relationship होगा with the entity, तो उस केस में भी बहुत हाई चांसेस है कि आप चोरी करो। एडवर्स रिलेशनशिप में भी क्रिएटेड। अब यहाँ पे रीजन दे रखे हैं कि एडवर्स रिलेशनशिप मतलब बेकार रिलेशनशिप, एडवर्स रिलेशनशिप, स्ट्रेन रिलेशनशिप क्यों क्रिएट होता है, क्या रीजन रहते हैं। एक रीजन तो मैंने आपको बताया कि उसे एक्सपेक्टेशन थी कि उसे 10% हाइक मिलेगा, बट उसे वो मिला नहीं। और क्या रीजन हो सकते हैं। नोन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय ले ऑफ, उसको कहीं ना कहीं से तो सुनने में आ गया कि कंपनी ले ऑफ में जा रही है और उसका भी नंबर उसमें लगा हुआ है कि हाँ भाई मुझे भी निकाला जाएगा। तो निकलने से पहले कंपनी से इतना पैसा तो मैं निकाल लूं कि आराम से मुझे नई जॉब मिले, तब तक मैं अपना घर बार अपने पेट को पाल सकूं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि हाँ भाई वो पैसा निकाले। या फिर दूसरा भी हो सकता है कि यार मेरे को नौकरी से निकाल रहे हैं, इतने सालों से मैंने अच्छे से काम किया तो भी मेरे को ले ऑफ के टाइम पे मुझे ही सबसे पहले निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, अब तो मैं इतना पैसा लेके निकलूंगा कि ये कंपनी बंद भी हो जाएगी। तो एक इस तरह से भी हो सकता है कि हाँ भाई वो चोरी करे। रिसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन और बेनिफिट प्लान्स, अगर उन्होंने उनके एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन में बेनिफिट प्लान्स में कोई भी चेंजेस करे हैं। पहले तो उनकी पॉलिसी थी कि भाई हम एम्प्लॉय को हर साल 10% ईयर ऑन ईयर हाइक देंगे, लेकिन अब उन्होंने कर दिया 5% का। तो भाई पुराने एम्प्लॉयज को लगा के बैठे थे कि अच्छा वाह यार हमको 10% मिलेगा, एंड अचानक से कंपनी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। या फिर उनका बोनस कॉम्पनसेशन कुछ इंक्रीज होने वाला था या फिर उनको कुछ हाइक मिलने वाला था, लेकिन कंपनी ने उसे मना कर दिया कि नहीं, इस साल आपकी परफॉर्मेंस इस वजह से अच्छी नहीं थी, आपकी परफॉर्मेंस में ये लैग था, तो हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते। तो एम्प्लॉय बोलेगा यार पूरे साल तो इतनी मेहनत से मुझसे काम करा लिया एंड जब बेनिफिट देने की बात है तो मुझे दिया नहीं। तो ये एक एडवर्स रिलेशनशिप का कारण बनता है। प्रमोशंस, कॉम्पेंसेशन और रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद दी एक्सपेक्टेशंस। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्ट करता था एम्प्लॉय की 10% मिलेगा, दिया 5% ही हाइक, तो वो एक होता है कि जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो तो मीट आउट हुई नहीं, तो वो भी एक एडवर्स रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो ही रीजन सामने समझ में आए हैं कि या तो एम्प्लॉय का खुद का पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है या फिर उसका एडवर्स रिलेशनशिप हो। एडवर्स रिलेशनशिप आगे किन की रीजन से बन सकता है। सबसे पहले तो कि एम्प्लॉय ले ऑफ होने वाला है, या फिर उसको कॉम्पनसेशन दिया नहीं है, या फिर उसको बोनस हाइक दिया नहीं है, या फिर उसको एज पर दी एक्सपेक्टेशन उसे बोनस हाइक नहीं दिया गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज टू मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स इंक्रीज व्हेन देयर आर फॉलोइंग। कब मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स यानी असेट्स की चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्या मतलब आप सरकमस्टेंसेस कह सकते हो या फिर
एरियाज कह सकते हो कि जहाँ पे असेट्स की चोरी बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं कि बहुत हाई चांसेस है कि चोरी हो। लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश ऑन हैंड, मतलब अगर कोई कैशियर है कंपनी में जो कैश संभालता है, अगर बहुत सारा कैश, मतलब अगर ऐसे पड़ा हुआ है 10-15 लाख का कैश पड़ा हुआ है, तो उसे दिख रहा है इतना सारा रखा हुआ है और सिर्फ मैं ही तो इसे संभाल रहा हूँ और कोई तो इसे देखने वाला है नहीं, तो मैं आराम से इसकी चोरी करता हूँ। तो अगर इतना ज्यादा कैश पड़ा हुआ है तो वहां पे मुमकिन है कि हाँ वहां पे चोरी की जाए। इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज ऑफ हाई इन वैल्यू और इन हाई डिमांड। इन्वेंट्री आइटम्स मतलब जैसे क्या ले सकते हो, अगर किसी का ज्वेलरी का बिजनेस है तो भाई गोल्ड इतना छोटा छोटा से उसमें गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं, या फिर कई बार तो फैक्ट्री जो होती है गोल्ड की उसमें गोल्ड पिघला हुआ होता है, तो उसकी तो चोरी कोई कर भी ले तो उसकी एक काउंटेबिलिटी नहीं होती कि भाई कितना चोरी हो गया कितना बचा हुआ है। तो वो भी एक एरिया बनता है कि अगर जो ऐसी इन्वेंट्री है जो कि हाई वैल्यू की है, स्मॉल इन साइज की, तो उसको आराम से कोई चेन में रख करके आराम से लेके जा सकता है, आराम से उसकी चोरी हो सकती है। इजीली कन्वर्टेबल असेट्स एग्जांपल बियरर बॉन्ड, जो इजीली कन्वर्टेबल होते हैं जैसे बियरर बॉन्ड्स, उनकी भी मतलब ये भी एक रीजन बनता है कि हाँ इनकी चोरी होने के हाई चांसेस होते हैं। फिक्स असेट्स विच आर स्मॉल इन साइज, अगर कोई बड़ी आपने मशीनरी वगैरह या फिर कोई आपके छोटे फिक्स असेट्स है जो कि वैल्यू तो हाई कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लेकिन उनके छोटे साइज के कि आप आराम से उन्हें कहीं ना कहीं छुपा करके अपने बैग में रख करके भी उन्हें लेकर के जा सकते हो, किसी को पता चलने वाला नहीं है। तो बेसिकली ये एरियाज थे, सर्कमस्टेंसेस थे जहां पे आपके असेट्स की चोरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? Inadequate internal controls over assets may increase susceptibility of misappropriation of assets। अब क्या लिख रहा है यहाँ पे कि भाई देखो असेट्स पे क्या है, आसपास बहुत अच्छे इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए ताकि उनको हम सेफली रख सके और उनकी हमें हमेशा अकाउंटेबिलिटी रहे कि भाई हमारे पास कितने असेट्स थे, कितने हमारे पास इन्वेंट्री थी। तो अगर इस तरह के इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है तो वो भी एक रीजन बनते हैं कि हाँ बहुत आसानी से आपके असेट्स की चोरी हो सकती है या फिर उनको मिस एप्रोप्रिएटली यूज भी किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि वो इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं, किन किन जगहों पे हो सकते हैं, वो अपने पास कुछ बेसिकली एग्जाम्पल्स गिवन है। तो सबसे पहला क्या है, इनएडिक्वेट एसओडी। एसओडी क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर सपोज अगर मैं कैश की बात करूं तो जो बंदा कैश को संभाल रहा है, कैशियर है, वो कभी भी बुक्स नहीं संभालना चाहिए। मतलब कि जो कैश का हम लेजर बना रहे हैं हमारी बुक्स में, वो कभी कैशियर के पास नहीं होना चाहिए, उसके पास सिर्फ कैश होना चाहिए। और जो अकाउंट पूरी कर रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, वो इंसान अलग होना चाहिए ताकि हमेशा एक चेक पॉइंट रह सके कि यार हमारे कैश में अगर 10 लाख रुपए हैं तो क्या हमारी अकाउंट्स में भी कैश में 10 लाख रुपए दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि कैशियर भी एक है अकाउंटिंग भी वही कर रहा है तो उससे तो ये कर लेगा वो कि भाई 10,000 फॉर सपोज अगर निकाले तो उसने 10,000 भी बुक्स में से कम कर दिया, तो दोनों बुक्स और एक्चुअल कैश मैच हो गया तो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो हमेशा इसलिए कैशियर अलग होना चाहिए, अकाउंटिंग वाला बंदा अलग होना चाहिए, इसलिए कहते हैं हम सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अगर इस तरह की चीज नहीं होगी तो वहां पे आसानी से मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश और असेट्स आराम से हो सकता है। इनएडिक्वेट ओवरसाइट और सीनियर मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर। देखो जो छोटे छोटे नीचे वाले एम्प्लॉयज होते हैं वो तो कोई भी खर्चा करते हैं और अगर वो रियम्बर्समेंट लगाते हैं एम्प्लॉय कंपनी के पास तो उनके तो हर खर्चे की अच्छे से स्क्रूटनी होती है। लेकिन ये जो हमारे एकदम टॉप लेवल पे आ जाते हैं, मैनेजर हो गए या फिर वाइस प्रेसिडेंट हो गए या फिर डायरेक्टर्स हो गए, उनके खर्चों को कोई चेक करने नहीं बैठता। हाँ भाई उनके तो खर्चों का है और उनको अपन ने वो खर्चा उनके जो भी रियम्बर्समेंट है उन्हें वो कर दिया, या फिर अगर वो डायरेक्ट भी कोई बिल लेकर के आ रहे तो उनसे पूछने नहीं बैठे कि यार ये सब किस चीज का बिल है, क्या ये कंपनी के बिजनेस के मुताबिक भी हमने खर्चा करा है या फिर ऐसे किया। उन्होंने तो बिल दिया, पेमेंट करना है, हाँ पेमेंट करना है। तो इसलिए यहाँ पे यही गिवन है कि जो सीनियर मैनेजमेंट के एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन पे भी प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई डायरेक्टर वगैरह तो उनके खर्चों को चेक नहीं किया फिर तो क्या मतलब निकलेगा, ये तो एमओसी हो गया, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। इस तरह की चीज नहीं होना चाहिए, उनके भी कंट्रोल्स पे बहुत अच्छा एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए ताकि उनके भी हर खर्चे को हम एनालाइज कर सके, उसमें सुपरवाइज कर सके। ठीक है, इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग विद रिस्पेक्ट टू असेट्स। देखो हम हमारे जो असेट्स होते हैं, जैसे असेट्स की ऐसी बात हुई कि भाई कोई ऐसा छोटा असेट है जो कि हम बैंक में रख करके भी लेके जा सकते हैं। इतने कोई छोटे छोटे असेट्स है तो उनकी काउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए कि भाई हमारे पास इतने असेट्स आए, इस दिन आए हैं, इस जगह रखे हुए हैं, ताकि हम कभी भी उसका फिजिकल इंस्पेक्शन कर सके। अगर इस तरह के रिकॉर्ड नहीं होंगे, हमें पता नहीं होगा कौन सी असेट कहाँ पे रखा हुआ है, तो आराम से चोरी हो सकते हैं। उनका प्रॉपर काउंटिंग भी होनी चाहिए, काउंटिंग नहीं हुई तो कोई एक या दो चुरा भी लिए तो पता नहीं चलेगा। इसलिए प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग
विद रिस्पेक्ट टू असेट्स होनी चाहिए, और अगर वो नहीं होगी तो वो आराम से आपके मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स के ग्राफ को इंक्रीज करेगी। इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड्स ओवर कैश इन्वेंट्री और फेक फिक्स्ड असेट्स। देखो सेफगार्ड्स क्या होते हैं कि भाई बेसिकली आपके ऐसे मान लो कि इंटरनल कंट्रोल्स का एक पार्ट है कि जो भी आपका कैश है, आपकी इन्वेंट्री, आपकी जो फिक्स्ड असेट्स है, उन पे प्रॉपर सेफगार्ड्स होने चाहिए, उन पे प्रॉपर कंट्रोल्स होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो आपके असेट्स, कैश एंड फिक्स्ड असेट्स की चोरी आराम से होगी। लैक ऑफ कंप्लीट एंड टाइमली रिकंसिलिएशन ऑफ असेट्स। देखो ये टाइम टाइम पे रिकंसिलिएशन होना चाहिए। रिकंसिलिएशन किस चीज का? एक तो आपका फिजिकल इंस्पेक्शन हो रहा है, एंड एक आपके जो रिकॉर्ड्स बने हैं, फिक्स असेट रजिस्टर अपन बेसिकली कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, कि आपका जो फिक्स असेट का रजिस्टर बना हुआ है, आपके जो फिजिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए, उसे टाइम टाइम पे आप रिकंसाइल करते रहो, ताकि आपको पता चलता रहे कि ओके हमारे पास फिजिकली इतनी असेट्स है, हमारे रिकॉर्ड्स में इतनी दोनों मैच होगी, दैट इज गुड। मतलब कि हमारे बुक्स भी एकदम सही है एंड हमारे जो फिजिकली इंस्पेक्शन हुआ है वो भी एकदम सही है। अगर कहीं पे भी डिस्क्रिपेंसी आएगी तब हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर क्या असेट्स की चोरी हुई है या फिर हमारी कुछ बुक कीपिंग में प्रॉब्लम है। एंड हाँ, इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो फिक्स असेट रजिस्टर बना रहा है वो इंसान अलग होना चाहिए, एंड आपकी जो इंस्पेक्शन टीम है एंड जो बाकी के जो लोग हैं जो आसपास कैश इन्वेंटरी फिक्स असेट्स काम करते हैं वो लोग अलग होने चाहिए। अदरवाइज अगर दोनों लोग सेम हुए तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि दोनों जगह ही चेंजेस कर दिए जाएंगे, ताकि कभी कोई पकड़ में ही नहीं आएगा। लैक ऑफ टाइमली एंड एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सेल परचेज, सैलरी पेमेंट, फिक्स्ड असेट परचेज, सेल, जो भी कुछ हो रहा है उनका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि यार इन्वेंट्री अभी आ रही है, जा रही है, फिक्स्ड असेट आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको हम निकाल रहे हैं, हमने भंगार में बेच रहे हैं। सब तरह के ट्रांजेक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो कभी भी कोई भी चीज को राइट ऑफ करके दिखा देगा कि हमने तो ये ऐसे निकाल दिया था क्योंकि ये अब तो रिसीवेबल हमारे पास था नहीं। तो इस चीज से बचने के लिए हमें प्रॉपर अपनी रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए। अगर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होगी तो आराम से हमारे मिसएप्रोप्रिएशन हो सकता है। लैक ऑफ वेकेशंस फॉर एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग की कंट्रोल फंक्शंस। भाई देखो जो की कंट्रोल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे जो असेट्स को देखते हैं, जो कैश को देखते हैं, उनके टाइम टाइम पे वेकेशंस होने चाहिए। कम से कम वो 3-4 दिन के लिए कंपनी से दूर होने चाहिए, अपने एरिया से दूर होने चाहिए, ताकि पीछे से जो भी एक टीम हम अलॉट करके उस पूरे एरिया को चेक करा सके कि भाई इसने जो अभी तक ये काम कर रहा था पिछले 6-7 महीने से वो प्रॉपरली कर रहा था या नहीं कर रहा था, या फिर उसमें कुछ गड़बड़ी थी। देखो ऐसा नहीं है कि वेकेशन पे भेज के हम एम्प्लॉय को रिफ्रेश कर देते, देखो उसका रिफ्रेशमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये हमारा भी पर्पज है कि वो जाएगा, वो दूर रहेगा, तो हम पीछे से उसकी सब चीजों को चेक कर सकेंगे, उसके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को चेक कर सकेंगे कि भाई इसे जो प्रॉपरली ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर जो फिजिकली कैश मेंटेन कर रहा है, फिजिकली जो फिक्स्ड असेट रजिस्टर बना हुआ है, ये ढंग से बना रहा है नहीं बना रहा है, या फिर इसमें कुछ गड़बड़ियां चल रही है, तो उस तरह की वेकेशन होनी चाहिए। और अगर इस तरह की वेकेशन नहीं होगी तो वो तो एम्प्लॉय आता रहेगा, और वो आता रहेगा तो हम ये चेकिंग कैसे करेंगे जो उसके पीछे से हम करने वाले हैं। आप लोग कहोगे कि मैम आगे से भी तो कर सकते हैं, उसके सामने भी तो कर सकते हैं। अगर उसके सामने से करेंगे तो कहीं ना कहीं अगर उसे भनक पड़ गई तो वो चीज़ों को चेंज कर देगा। तो उससे बचने के लिए हमें उसको पहले भेज देना चाहिए कि भाई तू जा, और हम फिर पीछे से अपने काम में लगेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपना लास्ट फैक्टर आता है एटीट्यूड रैशनलाइजेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है? डिसरिगार्ड फॉर नीड फॉर मॉनिटरिंग और रिड्यूसिंग रिस्क रिलेटेड टू मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर भाई कंपनी की कोई इंटरनल ऑडिट टीम है, या फिर अगर सैटरडे ऑडिटर भी आके बता रहा है कि आपके यहाँ पे रिस्क कंट्रोल है, यहाँ पे आपके रिस्क आपके कंट्रोल्स प्रॉपर्ली लगे हुए नहीं है, एंड यहाँ पे हाई चांसेस है कि आपके मिसएप्रोप्रिएशन हो, लेकिन फिर भी जो हमारा मैनेजमेंट है या फिर जो भी एम्प्लॉइज है जो उस फंक्शन को प्रॉपर्ली हैंडल कर रहे हैं, वो ज्यादा कुछ ध्यान दे नहीं रहे उनके हिसाब से कि हाँ भाई ठीक है हम देख लेंगे, आपने बता दिया ना, ठीक है अब हमारी जिम्मेदारी, हमें क्या करना है। अगर इस तरह से वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाई इनके एटीट्यूड में कुछ तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कंपनी से कुछ तो खफा चल रहे हैं। एंड हाँ, इनके देख करके लग रहा है कि ये जल्दी खुद ही कहीं ना कहीं मिसएप्रोप्रिएशन करेंगे। Disregard for internal controls over misappropriation of assets by overriding existing controls or by failing to take appropriate remedial action on known deficiencies in internal controls। देखो यहाँ पे मिसएप्रोप्रिएट क्या मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है कि भाई हमने जो कंट्रोल बना रखा था कि अगर हमें कोई भी असेट को परचेज करना है तो हमें पहले उसका पीओ बनाना होगा, फिर हम कोटेशन लेंगे, देन हम 3 वेंडर्स से डिसाइड करेंगे हमें किससे लेना है। लेकिन हमने ये जो पूरा प्रोसेस बना रखा था, मैं हमारे एक सीनियर मैनेजमेंट डायरेक्टर है और उन्होंने हमें बोल दिया कि इस वेंडर से ये मशीन ऑर्डर करनी है एंड बस इसी से ही ऑर्डर करनी है, जबकि पूरा प्रोसेस अलग कुछ था। अगर इस तरह की चीज हुई है और वो खुद ही कंट्रोल को नहीं मान रहे, खुद अपनी अथॉरिटी के बलबूते पे हमसे बोल रहे हैं, हम परचेज डिपार्टमेंट से, कि इसको आपको ऑर्डर करना है, परचेज करना है, एंड इसकी ये 2 लाख की है, आपको अभी की अभी इसको पेमेंट भी करना है। अगर इस तरह की चीज हो रही है तो दिख ही रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल्स को जो उन्होंने खुद ही बनाए थे उसे ओवरराइड करके अपनी अथॉरिटी को यूज करके कहीं ना कहीं मिसएप्रोप्रिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससैटिस्फैक्शन विद द एंटिटी और इट्स ट्रीटमेंट। भाई देखो ये कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन माइंड से रिलेटेड है कि उसको
एज पर दी जिस एक्सपेक्टेशन उसे सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर उसको बोनस हाइक या फिर उसका इंक्रीज कॉम्पेंसेशन उसे नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाई होगा विद दी ऑर्गेनाइजेशन की, यार ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा ही नहीं देती है मुझे। एंड अभी उसे कोई नई नई ऑर्गेनाइजेशन स्विच करने के लिए मिल नहीं रही, तो जब तक यहाँ पर है तो परेशान तो है ही ऑर्गेनाइजेशन से, तो इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपने पैसे की नीड को या फिर अपने डिससेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए वो चोरी करे। तो उसके बिहेवियर को देखकर कैसा लग रहा है। चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल दैट इंडिकेट्स असेट हैव बीन मिसएप्रोप्रिएटेड। भाई पहले तो एक एम्प्लॉय बाइक पे आता था, स्प्लेंडर बाइक पे आता था, एंड अब अचानक से उसने आराम से एक टाटा की बड़ी सारी गाड़ी को खरीद लिया। तो ऐसा तो लग रहा है कि भाई अचानक से जो सिर्फ एक स्कूटर पे चलता था, छोटी सी कोई गाड़ी भी नहीं खरीद सकता था, अचानक से टाटा की इतनी बड़ी गाड़ी उसने कैसे खरीद ली। तो देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पास अचानक से बहुत पैसा है। अचानक से इतना पैसा कैसे आ गया, तो कहीं इंडिकेशन है कि इसने हाँ कंपनी में ही चोरी की है। लास्ट इज टॉलरेंस ऑफ पेटी थेफ्ट। देखो मैनेजमेंट को हमेशा ये पता होता है कि एम्प्लॉयज या फिर जो भी हमारे छोटे वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ पूरे ऐसे काम नहीं करने वाले कि हमारी कंपनी है, ऐसा काम भी हम काम करेंगे, नहीं ऐसा कभी नहीं होने वाला है। एंड हाँ, हमें भी थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी चोरियां हैं उनको नजरअंदाज करना होगा। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल 1 रुपए की भी चोरी नहीं होने दें, नहीं, इतना तो हमें अपनी टॉलरेंस रखनी होगी, अपना टॉलरेंस लेवल सेट करना होगा कि इससे छोटे के अगर अमाउंट में डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो हम उसे राइट ऑफ कर देंगे, उस पर ध्यान नहीं देने वाले। अगर कोई बड़ा अमाउंट आएगा तो ही हम उस पर ध्यान देंगे, बिकॉज इतना एंटिटी को हमेशा टॉलरेंस रखनी पड़ती है। अब अगर मैं रिलायंस की बात करूँ, मुकेश अंबानी तो इतने 100 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, मतलब हजारों करोड़ों की कंपनी है कोई, तो भाई वो ऐसे तो ध्यान नहीं रख सकते कि मेरे 100 रुपए कहाँ चले गए, मेरे 10,000 रुपए कहाँ चले गए, ये लाख रुपए कहाँ चले गए। भाई उनके लिए लाख रुपए भी 1 रुपए के बराबर है। तो वो ऐसे कि हाँ भाई ठीक है, राइट ऑफ कर दो, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो इस तरह का हमें एक टॉलरेंस हमेशा एक एंटिटी रखती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे के सारे एग्जांपल्स इन बोथ द इन ऑल द 3 फैक्टर्स: इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई इवैल्यूएशन ऑफ एफआरआरएफ इज नेसेसरी, यानी प्रोडक्ट फैक्टर्स का इवैल्यूएशन जरूरी क्यों होता है। एफआरआरएफ में नॉट नेसेसरीली इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, मतलब ये रिस्क फैक्टर ऐसा नहीं है कि हमेशा ये दिखाते हैं कि यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं है। दे हैव ऑफन बीन प्रेजेंट वेयर फ्रॉड्स हैव अकर्ड, मतलब देखो जरूरी नहीं है कि जहाँ पे रिस्क फैक्टर्स हो वहां पे फ्रॉड भी हो, बट हाँ मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा गया है कि जहाँ पे फ्रॉड हुआ है वहां पे पहले रिस्क फैक्टर्स थे ही, and therefore indicates Roman due to fraud. Therefore, it is necessary to determine presence of FRRF. मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा रिस्क फैक्टर हो जहाँ पे फ्रॉड हो, लेकिन मोस्टली यही देखा गया है कि जब भी फ्रॉड हुआ है तो उससे पहले उससे कुछ रिस्क फैक्टर्स थे, यानी इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन में से कोई ना कोई एक रिस्क फैक्टर जरूर वहाँ पे प्रेजेंट था। तो ऐसे केस में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सारे के सारे हमारे जो रिस्क फैक्टर्स है उनको प्रॉपरली इवेलुएट करें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अब भाई इस पूरे फ्रॉड के स्टैंडर्ड में हमारे बेचारे जो ऑडिटर है, जो भाई 1 महीने के लिए पूरे ऑडिट, पूरी कंपनी की ऑडिट, पूरे 12 महीने की ऑडिट करने के लिए आया है, तो उस बेचारे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है। ऑडिटर शैल मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट ऑडिट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मैंने क्या बताया था, शक्की बीवी, हमेशा अलर्ट दिमाग रहने वाला। Unless he has reason to believe contrary, he may accept records and documents as genuine, मतलब जो भी कंपनी के रिकॉर्ड्स है, जो वाउचर की बुक बनती है इलेक्ट्रॉनिकली या पेपर फॉर्म में, उसे हम एक बार के लिए तो जेन्युइन मान सकते हैं, बट अगर उसे कुछ कॉन्ट्ररी मिलता है या फिर उसको कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं कि यार इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी जा सकता है। If he believes that document may not be authentic, he shall investigate further. Where responses to inquiries of management or TCWG are inconsistent, he shall investigate those inconsistencies. अब देखो, एक तो ऑडिटर क्या करता है, अपने खुद के प्रोसीजर्स लगाता है, उसके बेसिस पे उसकी कंपनी के रिगार्डिंग में अंडरस्टैंडिंग मिलती है, उसे ट्रांजेक्शन्स के बारे में पता चलता है। अब जो उसने इंक्वायरी करी मैनेजमेंट से, TCWG से, उससे भी उसे कुछ रिस्पॉन्सेज मिले होंगे। अब जो उसने खुद अंडरस्टैंडिंग ली थी, उसने जो खुद अंडरस्टैंडिंग ली थी एंड जो उसे रिस्पॉन्सेज मिले, अगर इन दोनों में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आता है तो उसे लगेगा कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये इनकंसिस्टेंसी सी क्यों आ रही है, तो वो उस केस में उसे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये अपने बेसिकली 3 पॉइंट्स हो गए, बहुत ही सिंपल सिंपल थे। सबसे पहले तो क्या, हमें अपना शक्ति दिमाग रखना है। दूसरा ये कि एक बार के लिए तो हम ये जो भी उसके रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, उसे जेन्युइन मान सकते हैं अनटिल अनलेस हमें कुछ उसके लिए कॉन्ट्ररी मिले, एंड अगर हमें कॉन्ट्ररी मिलता है तो हम उसे आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है कि हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड TCWG, और हमें जो रिस्पॉन्स मिले हैं अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद द एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम अप्लाइंग अदर प्रोसीजर्स, तो उस केस में हम उनके रिस्पॉन्सेज को फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते
है। तो बेसिकली ये क्या 3 पॉइंट्स है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आरएपी। आरएपी क्या होता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, आरएपी एंड एफएपी। आरएपी में अपन क्या करते हैं, बेसिकली अपन एंटिटी को समझते हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल्स को जानते हैं, बेसिकली इंक्वायरी करते हैं कि क्या प्रोबेबल एरियाज हो सकते हैं ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, इंक्वायरिंग मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी, obtaining understanding of how TCWG exercise oversight of management processes। मतलब ये क्या लिखा हुआ है कि भाई टीसीडब्ल्यूजी कैसे मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स को ओवरसी करता है। कौन से मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स? आइडेंटिफाइंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क ऑफ फ्रॉड, इंटरनल कंट्रोल्स दैट मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू मिटिगेट दोज रिस्क। मतलब कि सब दो प्रोसीजर्स क्या हो गए कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है टू रिस्क ऑफ फ्रॉड, उन्होंने क्या इंटरनल कंट्रोल्स एस्टैब्लिश कर रखे हैं टू मिटिगेट दोज रिस्क, and evaluation of unexpected relationships identified in performing analytical procedures। हमने जो भी analytical procedures लगाए उसमें हमें जो अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स के बारे में पता चला है उनको भी इवेल्युएट करना है। यानी ये काम कौन कर रहा है? ये तीनों काम कर रहे हैं मैनेजमेंट। इसे ओवरसी कौन कर रहा है? टीसीडब्ल्यूजी। की भाई ये प्रॉपरली ये काम तीनों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आइडेंटिफाई एंड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं रिस्क ऑफ फ्रॉड के, उनके इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, एंड क्या वो अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स को इवेल्युएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने 3 पॉइंट्स हैं इसमें। आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सेज टू असेस रोमम ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब अपन एस 200 कर रहे थे तभी बताया था कि जो हमारा रोमम होता है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट, वो दो लेवल पे हो सकता है। एक होता है एफएस लेवल पे एंड एक होता है असर्शन लेवल पे। एफएस लेवल मतलब कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो इम्पैक्ट कर रहा है, एंड असर्शन लेवल क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एक अकाउंट बैलेंस को, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के और डिस्क्लोजर को इम्पैक्ट कर रहे हैं। असर्शंस क्या होते हैं? असर्शंस होते हैं जैसे कि हो गया हमारा कट ऑफ हो गया, कंप्लीटनेस हो गया, वैल्यूएशन हो गया, राइट हो गया, ये सब हमारे असर्शंस होते हैं। और ये असर्शंस किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस में हो सकते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में हो सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्लोजर में हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एफएस लेवल पे यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, एंड असर्शन लेवल यानी किसी एक पर्टिकुलर आइटम को ही वो इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो अभी हम रिस्पॉन्सेज किसकी बात कर रहे हैं? जो कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं। असाइन एंड सुपरवाइज, सेकंड, assign and supervise personnel as per his knowledge, skill and assess रोमम। हमने एक बार रिस्क असेस कर लिया एंड देन फिर हमें एंगेजमेंट टीम असाइन करनी है। तो एंगेजमेंट टीम में ऐसे पर्सनल होने चाहिए जिनकी नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी ऐसी हो कि वो उस पर्टिकुलर रिस्क को अपने अकॉर्डिंग पूरा ऑडिट प्रोसीजर लगा करके मिटिगेट कर सके। Evaluate whether selection and application of accounting policies may be indicative of FFR resulting from management's effort to manage earnings। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलना चाह रहा है कि हमें इवैल्यूएट करना है हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज को जो भी हमने सिलेक्ट करी है, कि भाई हमने वो ऐसी तो सिलेक्ट नहीं करी है ताकि मैनेजमेंट एफआर कर सके, यानी फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सके टू मैनेज देयर अर्निंग्स। देखो क्या क्या हो सकता है अकाउंटिंग पॉलिसीज में कि हमने पीपी में लिख दिया कि हम कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल कुछ भी इस तरह के हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज करे हैं ताकि हम अपनी अर्निंग्स को मैनेज कर सके टू डू व्हाट, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो उसे भी हमें इवैल्यूएट करना होगा। Incorporate element of unpredictability in selection of nature, timing and extent of audit procedures। यानी हमें देखो फॉर सपोज अगर मैं कैश की बात करूं कि हमें कैश चेक करना है तो वो हमें किसी भी दिन जाकर के कैश में चेक करना होता है। तो वो हमें मैनेजमेंट को पहले से नहीं बताना होता है कि मैं इस दिन आकर के चेक करूंगा। नो, ऐसे नहीं करना होता। किसी भी दिन सरप्राइज चेक करना होता है कि हाँ भाई मैं जाकर के चेक कर रहा हूँ। बिकॉज अगर हमने पहले से बता दिया कि मैं फलाने दिन पे जाकर के आपके कैश में चेक करूंगा तो उतने दिनों में तो पूरा कैश को एंड बुक्स को मैच कर लेंगे। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, हमें सरप्राइज चेक्स करने हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं इन दी रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो ये 3 पॉइंट्स है। सबसे पहला असाइन एंड सुपरवाइज पर्सनल, देन इवैल्यूएट वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज, selection and application of accounting policies indicates fraudulent financial reporting, and third is incorporate element of unpredictability। देखो ये छोटे छोटे 3 पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं इसका कोई निमोनिक नहीं बना रही हूँ। आप इसे डायरेक्ट ही लर्न करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज अगर हमने छोटे छोटे से निमोनिक्स बनाए तो इतने बहुत सारे आपके छोटे पॉइंट्स आएंगे जिनके आप निमोनिक्स नहीं याद रख पाओगे। इसलिए ये बहुत ही शॉर्ट सा पॉइंट है, इसलिए आप आराम से इजिली ऐसे ही लर्न कर लोगे। ठीक है।
रिस्पॉन्सेज टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम आपने रिस्क एफएस लेवल का पढ़ा दिया तो असर्शन लेवल का रिस्क कहाँ गया। देखो असर्शन लेवल में बस इतना ही है कि आपको अकॉर्डिंगली अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को लगाना होगा। जिसमें भी आपके किसी भी असर्शन में किसी भी आइटम में आपका रिस्क है एबीसीडी में से, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने अप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने होंगे। इतना ही उसका रिस्पॉन्स है, ज्यादा इसमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, मैं चलो आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है फॉर योर कन्वीनियंस। ओके, नेक्स्ट, रिस्पॉन्सेज टू रिस्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, यानी अगर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल हमें दिख रहा है तो उस केस में हमारे क्या रिस्पॉन्स होने चाहिए। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जीएल। देखो अगर मैनेजमेंट कंट्रोल को ओवरराइड कर रहा है तो वो कहीं पे भी कर सकता है, एफएफआर में भी कर सकता है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स में भी कर सकते हैं। एफएफआर में यानी पूरे अपनी जो बुक्स है उन्हें प्रॉपर्ली अपन को देखना होगा। तो बुक्स में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है कि हमारी बुक कीपिंग शुरू होती है, सबसे पहले हमारा पॉइंट ही होता है जर्नल एंट्री पास करना। तो हमें सबसे पहले उसकी एप्रोप्रिएटनेस को चेक करना होगा। टेस्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जीएल। नेक्स्ट पॉइंट इज रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर बाइसेस। भाई देखो अगर कोई भी मैनेजमेंट को कंट्रोल ओवरराइड करके फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो वो सबसे पहले कहा जाता है कि भाई ये एस्टिमेट्स है, ये बढ़िया चीज है, इसमें तो मेरा जजमेंट होता है, तो कोई पकड़ ही नहीं सकता कि मेरा जजमेंट मेरी मर्जी। तो सबसे पहले तो हमें उस एस्टिमेट्स को चेक करना चाहिए कि ये सही भी है या नहीं है। फॉर ट्रांजेक्शन दैट आर आउटसाइड ओसीओबी। ओसीओबी क्या होता है मैम? आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, आउटसाइड कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकेंड, मैं इसका भी आपको फुल फॉर्म लिख के देती हूँ। For transactions that are outside OCOB, ordinary course of business, auditor shall evaluate whether business rational, यानी हम इस पूरे ट्रांजेक्शन का बिजनेस रैशनल, इसके रीजंस को चेक करेंगे कि भाई ये किस लिए ये ट्रांजेक्शन हुआ है। which suggests that they have been entered into for FFR or to conceal misappropriation of assets। यानी हमने जो भी ट्रांजेक्शन को किया है हमें उसका बिजनेस रैशनल चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हमने एफएफआर यानी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए या फिर मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स के लिए तो ये ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो बेसिकली अपने 3 पॉइंट्स है जो हमें मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स में ध्यान रखने हैं कि भाई सबसे पहले तो अगर मैनेजमेंट को कंट्रोल ओवरराइड करने हैं तो बुक्स में जाकर के वो चेंजेस करेगा। बुक्स में सबसे पहला एंट्री पॉइंट हमारा क्या होता है? जनरल एंट्रीज का। तो सबसे पहले कहा जाएगा उसकी एप्रोप्रिएटनेस को चेक करेंगे। देन नेक्स्ट क्या हो गया कि अगर उसको एफएफआर करना है तो एफएफआर में सबसे इजी पॉइंट क्या होता है? एस्टिमेट्स में चेंज कर दो। तो हमें दूसरा क्या करना होगा? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को रिव्यू करना होगा। एंड थर्ड हमें ये देखना होगा कि अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है जो आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उस केस में हमें उसका बिजनेस रैशनल चेक करना होगा कि क्या वो एफएफआर के लिए या फिर एमओए के लिए तो नहीं हुआ है। बिकॉज देखो एक ही जना है जो आराम से आउटसाइड कोर्स ऑफ बिजनेस के, आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ट्रांजेक्शन कर सकता है, वो है मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 पॉइंट्स कर सकते हो कि एंट्री पॉइंट क्या है? जनरल एंट्रीज का। सबसे इजी पॉइंट क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले, आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले ट्रांजेक्शंस कौन कर सकता है? मैनेजमेंट कर सकता है। तो भी पॉइंट यहीं पे आ गया। तो इस तरह से आप अपने एमओसी के 3 पॉइंट्स आराम से यहाँ पे लर्न कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। Now the next point is auditor is unable to continue engagement. If due to misstatement from fraud, auditor encounters exceptional circumstances that brings into question his ability to continue performing the audit। मतलब उसके सामने फ्रॉड के ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ चुके हैं कि उसे लग रहा है कि अब आगे मैं इसे और कंटिन्यू नहीं कर सकता बिकॉज इतनी फैली हुई इतनी गड़बड़ वाली कंपनी है कि मैं तो इसकी ऑडिट नहीं कर सकता साइन कैसी भी ओपिनियन के साथ। तो अगर उसे लग रहा है कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता तो फिर वो क्या करेगा? He shall determine PRL responsibilities यानी professional, regulatory and legal responsibilities to report to person who made the appointment or to regulatory authorities। TCWG ने members ने उसका appointment किया है because देखो गड़बड़ियाँ किसके साथ चल रही है? मैनेजमेंट एंड कंपनी के साथ में चल रही है। तो हमें मालिक लोगों को तो बताना होगा ना कि सर देखो ये गड़बड़ी है, आपको ये देखना होगा। तो मेरे को बताना होगा, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, मेरी प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी टू रिपोर्ट टू whom who made my appointment and also to regulatory authorities जैसे कि SEBI in case of listed entities। Consider whether it is appropriate to withdraw where withdrawal is legally permitted। अगर withdrawal permittable है तो मुझे देखना होगा कि क्या मुझे करना चाहिए withdraw या नहीं।
एंड इफ ऑडिटर विड्रॉज, एंड अगर मैं विड्रॉ करती हूँ, डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड TCWG हिज विड्रॉल एंड रीजंस, यानी फिर मुझे मैनेजमेंट एंड TCWG के साथ अपना विड्रॉल एंड उसके रीजंस भी डिस्कस करने होंगे। एंड फिर सेम एज पॉइंट 1 आ गया, यानी मुझे डिटरमाइन करना होगी क्या मेरी PRL रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टू रिपोर्ट टू पर्सन हु मेड माई अपॉइंटमेंट एंड टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो देखो एकदम सिंपल पॉइंट है। सबसे पहला क्या है, PRL रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, फिर मुझे देखना है कि क्या मुझे विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड अगर मैं विड्रॉ करती हूँ तो उस केस में मुझे अपना विड्रॉल एंड रीजंस डिस्कस करने होंगे विद मैनेजमेंट एंड TCWG। एंड सेम एज पॉइंट 1 क्या है, PRL रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू रिपोर्ट टू पर्सन हु मेड माई अपॉइंटमेंट एंड टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो इस तरह से ये अपने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होते हैं। अब आगे चले, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, यानी ऑडिटर को किन किन पॉइंट्स पे मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए। ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG दैट, अब क्या पॉइंट आ गया, दे एक्नॉलेज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिम ऑफ IC। मैम ये डिम ऑफ IC क्या है, डिजाइन, इंप्लीमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, they acknowledge their responsibility for designing, implementation and maintenance of internal controls। मतलब देखो ये पॉइंट अगर आपको ध्यान हो तो कहीं ना कहीं हमने अपने ऐसे 210 में भी पढ़े हैं, जिसमें हमें कुछ पॉइंट्स है जो एंगेजमेंट लेटर में अपने मैनेजमेंट के साथ बैठ करके कंफर्म करने होते हैं। उसमें से वन ऑफ द पॉइंट इज दिस, कि हमें ये तय करना होता है कि डिम ऑफ इंटरनल कंट्रोल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सिर्फ उसे आकर के चेक करूंगा। They have disclosed to auditor results of management's assessment of risk as a result of fraud। देखो ऑडिटर तो आके चेक करता है ये, लेकिन मैनेजमेंट भी खुद का एक सेल्फ एनालिसिस करता है, असेसमेंट करता है कि उसकी कंपनी में क्या फ्रॉड हुआ है, कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड है या नहीं है। तो वो असेसमेंट भी मैनेजमेंट को ऑडिटर को बताना होता है। नॉलेज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, अगर उनकी नॉलेज में कोई फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड आया है तो उसकी नॉलेज उसने ऑडिटर को देनी होगी। एंड knowledge of any allegations of fraud or suspected fraud communicated by employees, former employees, analysts, regulators और others। देखो दोनों में क्या फर्क है कि एक तो हमें नॉलेज होना किसी फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड की, जो हमें खुद हुई है नॉलेज, उसे हम बोलेंगे नॉलेज ऑफ फ्रॉड। लेकिन एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड क्या क्या हो गया कि दूसरे ने आकर के मुझे बताया कि आपकी कंपनी में फ्रॉड है। तो अगर इस तरह का कोई पॉइंट है कि किसी ने एलिगेशन लगाया है कि आपकी कंपनी में फ्रॉड है या सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो वो भी हमें ऑडिटर को बताना होगा। कौन कौन आकर के बता सकते हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, पुराने एक्स एम्प्लॉइज हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं, रेगुलेटर जैसे सेबी हो सकता है, या फिर कोई अदर रेगुलेटरी बॉडी भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ऑडिटर को बताने होते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट का रिस्क असेसमेंट, दूसरा फ्रॉड नॉलेज ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड, एंड तीसरा नॉलेज ऑफ एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड। तो बेसिकली अपने को कितने पॉइंट्स बताने हैं कि भाई मैनेजमेंट ने एक्नॉलेज किया अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IC एंड दे हैव डिस्क्लोज टू ऑडिटर व्हाट, देयर असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड and any knowledge of fraud or suspected fraud and knowledge of allegations of fraud or suspected fraud। आगे चलते हैं। अब आ गया पॉइंट अपना कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट एंड विद TCWG। इफ ऑडिटर हैज आइडेंटिफाइड फ्रॉड he shall communicate these matters to management। अगर उसे फ्रॉड मिला है तो किससे बताएगा, मैनेजमेंट को बताएगा। unless all of TCWG are involved in managing the entity, यानी TCWG एंड मैनेजमेंट दोनों सेम लोग हैं। जनरली जो बड़ी कंपनीज होती है जैसे रिलायंस हो गया, ITC हो गया, उनमें मैनेजमेंट एंड TCWG अलग अलग होते हैं, लेकिन छोटी कंपनीज में दोनों सेम भी हो सकते हैं। और अगर सेम है, if he has identified or suspects fraud involving management, he shall communicate these matters to TCWG and discuss nature, timing and extent of audit procedures to complete the ऑडिट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों ही बोल बंदे सेम है, मतलब कि मैनेजमेंट एंड TCWG सेम है, यानी मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया तो मतलब वो TCWG ने भी फ्रॉड किया, तो उन्हें बता के तो मतलब नहीं कि हाँ आपने फ्रॉड किया है। अगर TCWG एंड मैनेजमेंट दोनों अलग है एंड मैनेजमेंट ने हमारे लिए कोई फ्रॉड किया है, तो ऐसे केस में हमें किसे जाकर बताना है, हमें अपने TCWG को जाकर के बताना है कि आपके मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, एंड उनके साथ और क्या डिस्कस करना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ, मतलब आगे हमें क्या ऑडिट प्रोसीजर्स रखने होंगे, किस एक्सटेंट तक करने होंगे, वो भी हम उनके साथ बैठ करके फिर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अपने दो पॉइंट है कम्युनिकेशन के, हमें फ्रॉड मिला तो सबसे पहले किसे जाके बताएंगे, मैनेजमेंट को जाके बताएंगे। लेकिन अगर
अंतर मतलब दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है कि हमें अगर ये पता चलता है कि हमारा मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो हमें जाकर के इसे बताना होगा, टीसीडब्ल्यूजी को बताना होगा और इनके साथ डिस्कस करना होगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। लेकिन हम ये पॉइंट कम नहीं कर सकते जब हमारा मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी दोनों सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सो अपना लास्ट पॉइंट आ चुका है डॉक्यूमेंटेशन का, कि अब हमें अपने ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या रखना होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड असेसमेंट ऑफ रोमम, हमें सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग एंड रोमम के रिगार्डिंग में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करना है। सिग्निफिकेंट डिसीजंस रीच्ड during discussion among engagement team regarding susceptibility of entities financial statements to material misstatement due to fraud। मतलब यहाँ पे क्या लिख रखा है, जो एंगेजमेंट टीम के बीच में जो डिस्कशंस होते हैं, जब भी उन्हें कोई प्रोबेबल एरिया ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलता है तो उस पर भी प्रॉपर एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन होता है। एंड अगर फिर वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा करके उन्हें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई फ्रॉड है, यहाँ पे कोई मिस्टेक है, तो उसमें आगे हमें किस तरह से मूविंग फॉरवर्ड उसे मिटिगेट करना है, कैसे उसमें अपनी ओपिनियन देनी है, क्या उसमें कंक्लूजन होना चाहिए, तो उस सबके डिसीजंस के बारे में हमें प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए। बिकॉज ये पता होना चाहिए ना कि हमने क्या बेसिस रखा है, क्या हमारे बीच में कंक्लूजन थे, क्या डिस्कशन थे, वो सब हमारे एकदम प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। तो सबसे पहले तो यही है, जो भी हमने सिग्निफिकेंट डिसीजन लिए अमंग दी एंगेजमेंट टीम फॉर दी ससेप्टेबिलिटी ऑफ व्हाट फ्रॉड, identified and assessed रोमम ड्यू टू फ्रॉड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट असर्शन लेवल। जो भी हमें रोमम मिला है वेदर एफएस लेवल का या असर्शन लेवल का, वो सब भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। तो ये तो बेसिकली अपने दो पॉइंट्स हो गए रिलेटेड टू व्हाट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग रोमम। ठीक है, रिस्पॉन्सेज टू असेस रोमम, यहाँ पे अपन ने असेसमेंट किया था रोमम का, अब उसके रिस्पॉन्सेज के बारे में बात आ रहा है कि सबसे पहले तो ओवरऑल रिस्पॉन्सेज हमारे क्या थे, टू असेस रिस्क एट एफएस लेवल, एंड हमने फिर क्या नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट, मतलब हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स आगे लगाए हैं उसके बारे में भी हमें डॉक्यूमेंट करना है। एंड लिंकेज ऑफ दोस प्रोसीजर्स विद असेस रिस्क एट असर्शन लेवल, मतलब आगे बेसिकली वही पॉइंट दे रखा है कि अब अगर हमारे प्रॉब्लम एस लेवल में है तो वो असर्शन लेवल में भी कहीं ना कहीं होगी, बिकॉज अगर कोई पूरी चीज ही खराब है तो उसकी अंदर की चीज भी खराब होगी। तो हमने जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं वो कैसे हमारे अंदर के असर्शन लेवल से लिंक हो रहे हैं, तो वो भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग दोस डिजाइन टू एड्रेस रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हमने ये जो ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं इनका क्या रिजल्ट है, बेसिकली स्पेशली फॉर हूम, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल, बिकॉज वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ऑफ व्हाट, फ्रॉड। He shall document communication about fraud made to management, TCWG and regulators and others। हमने जिसके साथ भी कम्युनिकेट किया है, TCWG, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, रेगुलेटर्स, उन सबको भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। When he has concluded, अब देखो बेसिकली थोड़ा सा ये अलग डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताती हूँ। तो अभी तक अपन ने डॉक्यूमेंटेशन में क्या पढ़ा, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, एंड देन जब हमने रिस्क असेस कर लिया तो उसके बाद उसके रिस्पॉन्सेज से रिलेटेड अपने क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग में तो क्या पॉइंट है, सिग्निफिकेंट डिसीजन अमंग मैनेजमेंट टीम क्या हुए, एंड हमारे क्या आइडेंटिफाइड, हमारे क्या हमें रोमन मिले हैं उनको भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। तो बेसिकली अपन ने दो पॉइंट, हमने यहाँ पर भी क्या डॉक्यूमेंट कर लिया कि हमारा रोमन क्या है। अब हमने रोमन यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया, उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, तो नीचे उसके रिस्पॉन्सेज आने चाहिए। तो हमें हमारे पूरे रिस्पॉन्सेज क्या है फॉर द रोमन एट एफएस लेवल, वो हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। एंड देन हमने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए उनको भी डॉक्यूमेंट करना होगा। एंड हमने वो जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए उनका लिंकेज क्या है विद द असर्शन लेवल फ्रॉड, उसको भी हमें प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना होगा। फिर हमने ये जो पूरे ऑडिट प्रोसीजर्स ऊपर लगाए हैं इनका क्या रिजल्ट आया है, स्पेशली फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, उसे भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। एंड देन लास्ट में हमने जो भी कम्युनिकेशन किया है विद मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी, रेगुलेटर्स, उसे भी प्रॉपर्ली हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। तो बेसिकली इसे एकदम आप स्टोरी की तरह करो कि हमने पहले अंडरस्टैंडिंग में देखा, अंडरस्टैंडिंग में हमारे क्या क्या हमारे फ्रॉड हो सकते हैं, उसमें हमें क्या सिग्निफिकेंट हमारा कम्युनिकेशन रहा है एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट टीम में, हमने क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या हमारे कंक्लूजन्स लिए हैं, उनको हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। देन हमें क्या क्या रोमन मिले हैं, उनने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, क्या क्या असेस किया, उसे डॉक्यूमेंट करना होगा। हमने एक बार रोमन असेस कर लिया तो फिर उसके बाद हमारे क्या रिस्पॉन्सेज है फॉर दी एफएस लेवल, उसे हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। क्या हम ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहे हैं उन्हें डॉक्यूमेंट करना होगा। वो ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे हमारे लिंक्ड हैं विद द असर्शन लेवल फ्रॉड, उनके साथ भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा। देन हमने जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए उनके क्या रिजल्ट्स है, स्पेशली फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, उन्हें भी डॉक्यूमेंट करना होगा। एंड देन लास्ट में हमने जब कम्युनिकेशन किया है तो वो कम्युनिकेशन भी हमें डॉक्यूमेंट करना होगा वेदर विद मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एंड दी रेगुलेटर्स। तो इस तरह से करके आपके पांचों पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं। अब लास्ट तक इसे बस याद रख लेना, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इसको भूलना मत, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू है, छोटे कहीं एकदम वन लाइनर आंसर कहीं आपका आ सकता है। When he has concluded,
मतलब बेसिकली ऑडिटर की बात हो रही है, दैट द प्रिजम्पशन दैट देयर इज रोमम ड्यू टू फ्रॉड related to revenue recognition is not applicable in the engagement, he shall document reasons for the conclusion. देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जनरली हर कंपनी में कहीं ना कहीं रेवेन्यू रिकॉग्निशन में कि हमारा रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा, कौन सा कट ऑफ पॉइंट होगा कि ये सेल 31 मार्च से पहले की है, बाद की है, उन सब में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कभी भी कि हमारा कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है इन दी रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन यानी हमारा कट ऑफ पॉइंट क्या है, तो कहीं ना कहीं एक असर्शन लेवल की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जनरली नहीं होता है, लेकिन अगर आपने ये कंक्लूड किया है कि यहाँ पे कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, कोई भी रोमम नहीं है, तो उस केस में आपको उसके रीजंस भी डॉक्यूमेंट करने होंगे, बिकॉज ये एकदम आपने एक्सेप्शनल चीज भी बता दी कि जनरली हर कंपनी में इस जगह तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन आप यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हो कि यहाँ पे कोई भी रोमम नहीं है। तो ऐसे केस में हमने किस बेसिस पे ये कंक्लूड किया है कि यहाँ पे कोई रोमम नहीं है, उसे भी आपको डॉक्यूमेंट करना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो बेसिकली यहाँ पे अपना ये पूरा स्टैंडर्ड खत्म होता है। देखो मैंने थोड़ा सा इन डिटेल ही जाकर के आपको समझाया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार ये बड़ा स्टैंडर्ड है, बट ऑनेस्टली गाइस बड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, सिर्फ 4 पेजेस में आपका पूरा स्टैंडर्ड कवर हो गया है। एंड इससे ज्यादा छोटा पैसे भी क्या लोगे, एंड इससे डेफिनेटली आपको 10 मार्क्स से आसपास का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इस स्टैंडर्ड का ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ना है, 10 नहीं तो एटलीस्ट 5 मार्क्स का तो मिलेगा, इतना तो ये वर्थ इट चैप्टर है। आईसीआई हमेशा इसमें से पूछता है, एंड जिसके एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आईसीआई उसमें से बार बार रिपीटेटिवली क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, एंड आप इसे आराम से कर पाओगे। कहीं ना कहीं अपने इंटरमीडिएट में भी पूरा नहीं था, थोड़े बहुत इसमें पॉइंट्स जैसे एग्जाम्पल से वो इंटरमीडिएट में भी थे, तो आप इसे आराम से कर सकते हो। एंड जितना मैंने आपको साथ विद अंडरस्टैंडिंग एंड विद द शॉर्ट फॉर्म्स एंड स्टोरी टाइप्स में आपको मैंने पूरा स्टैंडर्ड कराया है, आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए आराम से रिटेन कर पाओगे। आपको बस क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। एंड हाँ, एक चीज की और चिंता छोड़ देना कि मैम आप, हमें लग रहा है कि हमारे कोई ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट तो नहीं छूट गया, हमारे आईसीआई मटेरियल तो नहीं छूट गया, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा आईसीआई मटेरियल इसमें कवर है, आपके पूरे ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट इसमें कवर है। तो आईसीआई इससे बाहर कहीं जाने वाला नहीं। आपने अगर ये 4 पेजेस फॉर दिस स्टैंडर्ड पढ़ लिए, तो यानी कि आपका पूरा स्टैंडर्ड कवर है, आपका कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। तो आराम से इस पीडीएफ का प्रिंट ले लीजिए, डाउनलोड फॉर्म में रखना डाउनलोड फॉर्म में रख लीजिए, एंड इस पूरे रिवीजन को सुन लीजिए। आपका आराम से ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हो जाएगा। एंड बस एक बार आप खुद से आधे घंटे बैठ के इसे रिवाइज कर लोगे ना, तो आपका गुड टू गो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप मेरी इतनी सी बात को मानोगे एंड अपनी पढ़ाई को इसी तरह से बहुत अच्छे से करते रहेंगे। बस मन में एक ही बात रखना है कि दिस अटेम्प्ट विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, एंड यू विल डेफिनेटली बिकम सीए इन योर अटेम्प्ट। ठीक है, सो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, जल्दी आप लोगों के साथ नए स्टैंडर्ड के साथ मिलूंगी। टिल देन डू वेल, स्टडी वेल, एंड हियर दिस इज सी एन गुप्ता साइनिंग ऑफ।